हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम अपने इस वीडियो में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक क्वेश्चन करके देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट, बेसिक्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज बता दिया था। उसमें मैंने आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूटरी के बारे में और क्या प्रोसीजर्स होते हैं उन सब के बारे में बता दिया था। तो अब समय आता है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन करने से पहले हमको ये देख लेना होगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं वो क्या है। तो ये देख सकते हैं, मैंने फॉर्मेट आपके सामने डाला हुआ है। यहाँ पे आपको लिक्विडेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होती है वो सब लिखनी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तरह से छोटा फॉर्मेट यूज किया है, तो मैंने उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। कंपनी नेम और किस नेचर का लिक्विडेशन है वो बता दिया। वॉलंटरी लिक्विडेशन है, अगर अनिवार्य लिक्विडेशन होता है यानी कि कंपलसरी, तो वहां पे वो हम लिख देते हैं, ठीक है। न्यायालय के द्वारा जो लिक्विडेशन होता है तो वो लिख देते हैं। उसके बाद लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, वो लिख दिया हमने। यहाँ पे लिक्विडेटर का नाम लिखा जाता है, जिस डेट से लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है उस डेट को लिखा जाता है। तो ये सारी डिटेल वहां पे लिखी जाती है, ठीक है। अब ये जब हमारा हेडिंग हो गया, तो हेडिंग के बाद ये है हमारा मेन फॉर्मेट। इसमें एक तरफ रिसिप्ट होता है, दूसरी तरफ पेमेंट होता है। रिसिप्ट वाले साइड में हम एसेट से जो जो पैसा मिला है हमको वो सब दिखाते हैं, और पेमेंट वाले साइड में हमने जिन जिन लोगों को पेमेंट किया है, जो जो खर्चे हुए हैं सब दिखाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कैश इन हैंड है, तो जो मेन एसेट्स हैं मैंने सिर्फ उनके नाम लिखे हैं, पूरा डिटेल में नहीं दिया हूं, वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम करेंगे ही। यहाँ पे कैश इन हैंड लिख दिया, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टैंजिबल इंटैंजिबल कुछ भी आ सकता है, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, पेटेंट्स है, गुडविल है, कॉपीराइट्स है, ये सब कुछ आ सकता है फिक्स एसेट्स में। उसके बाद है सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम इसमें दिखाते नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास पहले से हमारा एक संपत्ति होता है जिसकी वैल्यू उसके लोन के लगभग बराबर होती है या उससे ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो वो उससे जितना पैसा हमको एक्स्ट्रा में वसूल हो जाता है वो सिर्फ हम एसेट साइड में, रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं। उसको हमको पेमेंट साइड में हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नहीं दिखाते। या अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको ये अमाउंट वाले बाहर के कॉलम में कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ अंदर अंदर दिखाना है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इतने का था और इतना हमने उसको पेमेंट किया, जो एक्सेस अमाउंट होगा वो नीचे सीधे दिखा देना है अगर आप दिखाना चाहते हैं। वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे उससे जो सरप्लस है वो हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम दिखाते हैं कि अगर हमारा अनपेड कॉल्स है, कोई कॉल बकाया है शेयर होल्डर्स के पास, तो वो पैसा भी हम मांगते हैं लिक्विडेशन के टाइम, क्योंकि कंपनी समाप्त हो रही है तो जो भी बकाया पैसा है वो मांगेंगे और जो भी हमारे यहाँ बकाया वो हम चुका देंगे। तो यहाँ पे हम पैसा मांगते हैं, तो अनपेड कॉल्स रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो दिखा देंगे। उसके बाद इस तरफ आते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि दो कॉलम बनाए हैं, एक एस्टिमेटेड वैल्यू का है, वैल्यू रियलाइज्ड। तो इसमें जनरली बुक वैल्यू लिख दी जाती है, जो उनका एक्चुअल हमको उम्मीद है कि इतना पैसा हमको उनसे मिलेगा, और दूसरी तरफ एक्चुअल में जो वैल्यू रियलाइज हुई है वो होता है। कभी कभी एसेट की वैल्यू कुछ और होती है और पैसा उनसे कुछ और आता है। 50,000 का बिल्डिंग हमने सोचा हुआ है, बिका 45,000 में, तो 50,000 एस्टिमेटेड वैल्यू में दिखाएंगे और 45,000 यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। उसी तरह पेमेंट साइड में सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस। तो ऑब्वियसली लिक्विडेशन का जो प्रोसेस होता है वो कानूनी प्रक्रिया है, तो इसमें बहुत सारे कानून से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वो लीगल एक्सपेंसेस वहां पे आ जाएगा। लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन, जो लिक्विडेशन का काम करेगा उसके भी कुछ खर्चे होंगे और उसका अपना भी तो रेम्यूनरेशन बनता है, पारिश्रमिक, वो हमारे लिए फ्री में काम थोड़े ना करेगा, तो लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स। एक्चुअली डिवेंचर होल्डर्स को पहले लिखने का कारण ये है कि डिवेंचर होल्डर्स जो जनरली इशू किए जाते हैं उनका फ्लोटिंग चार्ज होता है, यानी कि वो भी एक तरह से सिक्योर्ड में ही आते हैं, लेकिन कोई एसेट उनके पास गिरवी नहीं होता है, ठीक है। उनका सभी एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज होता है, इसीलिए पहले उनको लिख दिया जाता है ताकि पहले उनको पेमेंट हो जाए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर्स जो कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो कंपनीज एक्ट के द्वारा तय किए गए हैं कि इनको हम पेमेंट पहले करेंगे। इसमें जनरली गवर्नमेंट के जो
बकाया अमाउंट होते हैं, अनपेड अमाउंट, वो आते हैं, और वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनके जो अमाउंट आते हैं वो आते हैं इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, ठीक है। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो सबसे मतलब उनको पैसा मिलता है, उसको जब पेमेंट हो जाता है तब जाके पेमेंट टू शेयर होल्डर किया जाएगा। उसमें प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो होते हैं उसको पहले पेमेंट होगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पेमेंट किया जाएगा। तो ये इस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेट हमने जान लिया, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको ये चीज ज्यादा बेहतर से समझ में आ जाए, और क्वेश्चन वैसे भी हम करते हैं तो चीजें हमको ज्यादा बेहतर से याद होती हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया, देख सकते हैं। 1 अप्रैल 2014 को खाकी बाबा प्राइवेट लिमिटेड का ऐच्छिक समापन किया गया, उनका जो वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है वो किया गया, और उसी डेट को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो 4000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड दिया हुआ है, 4000 शेयर हैं, लोन्स दिए हुए हैं सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, यानी कि लैंड बिल्डिंग और मशीनरी की सिक्योरिटी पे लोन है। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हुए हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड लायबिलिटीज, उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी 10,000 का शामिल है, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने का है, 2 लाख का है, उसमें 10,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स शामिल है। अब एसेट साइड में आएंगे तो एसेट साइड में आपको दिखेगा लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी जो कि 80,000 का है, अदर फिक्स एसेट्स 2,60,000 के हैं, स्टॉक 1,05,000 का है, डेटर्स 1 लाख का है, लोन्स 40,000 के हैं, कैश 5,000 का है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लॉस दिया हुआ है एसेट साइड में 1,10,000 का। नीचे दिया हुआ लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर रियलाइज्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फॉर 1,20,000। मतलब क्या है कि जो लैंड बिल्डिंग और मशीनरी जो दिया हुआ है उससे 1,20,000 रुपए मिले हमको, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ अदर फिक्स एसेट्स fetched rupees 40,000, debtors 20,000, stock 10,000, loans were wholly bad. The liquidator is entitled to a fixed remuneration of 1,000 plus 2% of the amount paid to unsecured creditors. Other fixed assets से कह रहा है कि 40,000 हमको वसूल हुआ है, डेटर से 20,000, स्टॉक से 10,000 वसूल हुए हैं, और जो लोन है, जो एसेट साइड में जो लोन दिया हुआ है वो पूरी तरह अप्राप्य है, बैड है, खराब है, वो पैसा नहीं मिलने वाला। उसके बाद आगे कह रहा है कि लिक्विडेटर जो है वो 1,000 तो उसको फिक्स रेम्यूनरेशन मिलेगा, और 2% और अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो हम पे करेंगे उसका 2% मिलेगा, ठीक है। द लिक्विडेटर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000, यानी कि लिक्विडेटर का जो खर्चा है उसने किया है 1,000 किया, तो वो भी पेमेंट हमको उसको करना पड़ेगा। शो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो हमको अकाउंट दिखाने के लिए कह रहा है। अब यहां पे 2-3 चीजें समझने वाली हैं। फर्स्ट कि जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे क्या है, और कुछ भी उसके बारे में डिटेल नहीं। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हमेशा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं कहा है हमको कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़ के, तो आपको इन दोनों का, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इन दोनों का 2% उसको देना पड़ेगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड ही होता है, तो उसका भी पेमेंट अगर कहता कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़ के करना है पेमेंट, तब हम उसको नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे हमको उसको शामिल करके लेना होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि भूमि, भवन और मशीनरी, यानी कि लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी सबको 1,20,000 मिले हैं। तो एक्चुअली वो हमको नहीं मिले हैं, वो किसको मिला होगा, जिसने हमको लोन दिया हुआ है और उस मशीनरी को, लैंड और बिल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है। तो लोन में जो गिरवी रखा होगा उसको मिला है 1,20,000, उसका लोन था 1 लाख का, तो वो बाकी पैसे अपने काट के और हमको दे देगा, बाकी पैसे अपने जो डिडक्ट कर लेगा और हमको पे कर देगा, ठीक है। उसके बाद कहना है कि निस्तारक ने अपनी जेब से 1,000 पे किए हैं, तो वो पेमेंट हमको उसको करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन बना लेना है। अब देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ आइटम्स हैं हमारे जो फॉर्मेट में है, उसमें से कुछ ही आइटम है, सभी नहीं है, तो कुछ आइटम्स हमको मिटाने पड़ेंगे। फॉर्मेट में यही रहने देता हूं और आइटम्स मिटा के फिर से लिख लेंगे।
तो सबसे पहले क्वेश्चन में डेटर से रियलाइजेशन दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है 5000 का। डेटर से हमको वसूल हुए हैं 20,000 और डेटर्स है हमारा 1 लाख का। तो डेटर्स 1 लाख का था और उससे वसूल हुआ 20,000। उसके बाद राहतिया से यानी कि स्टॉक से 10,000 मिले हैं। स्टॉक हमारा 1,05,000 का था, स्टॉक 1,05,000 का था, उससे हमको मात्र 10,000 मिले। लोन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लोन का अमाउंट था 40,000 लेकिन वसूल उससे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे करके अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि लोन से कोई वसूली नहीं है तो उसको नहीं लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा। उसके बाद कैश हमने लिख ही दिया है। अब अदर फिक्स एसेट्स $2,60,000 का था और उससे हमको मात्र 40,000 वसूल हुआ है। और जो लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी है वो हमने फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे रखे थे, जिससे कि हमको सरप्लस रियलाइज हुआ है। कितना? 1,20,000 रियलाइज हुआ है टोटल, जिसमें से कि हमको 20,000 मिल गया, क्योंकि 1 लाख उन्होंने अपना रख लिया। उनका जो 1 लाख का लोन था वो अपना उन्होंने डिडक्ट कर लिया और जो एक्स्ट्रा पैसे थे यानी कि 20,000 वो हमको दे दिए। इसके अलावा और कोई भी पैसा हमको वसूल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना ये हमेशा साइड टोटल होगा, क्योंकि जितना रिसिप्ट होगा उससे ज्यादा पेमेंट हम कर नहीं सकते। लिक्विडेशन में ये साइड हमेशा आपका ज्यादा होगा। तो 95,000 टोटल आ गया हमारे। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस 1,000 लिक्विडेटर ने अपने जेब से दी है तो हमको उसको पे करने पड़ेंगे। लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन फिक्स्ड पार्ट जो है वो 1,000 है। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम 10,000 चुका देंगे। ठीक, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम जो पेमेंट करेंगे उसका 2% हमको लिक्विडेटर को देना पड़ेगा। तो 2% ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो हम 2% देंगे उसमें प्रेफरेंशियल का 200, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का भी 200 शामिल होगा, क्योंकि सीधे अनसिक्योर्ड लिखा है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी होगा और अनसिक्योर्ड जो बचेंगे बाद में उसका भी पेमेंट करेंगे। तो 95,000 में से हम ये आइटम्स घटा लेंगे और फिर जो बचेगा वो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो 95,000 माइनस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 200, तो 82,800 आया हमारा बैलेंस। बैलेंस आया हमारा 82,800। अब इससे रेम्यूनरेशन हम निकालेंगे उनका, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकल जाएगा 82,800 इंटू 2% कह रहा है, तो 2% है। तो अगर हम 2% पे करेंगे ना, तो जब भी अनसिक्योर्ड पेमेंट को पैसा पूरा नहीं पड़ता है, यानी कि अगर पूरा पे कर दिया तब तो सीधे 2% 2/100 कर देंगे, लेकिन जब पूरा नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसी अमाउंट में से हमको लिक्विडेटर को भी देना है और इसी अमाउंट में से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी देना है। तो इसीलिए 2 डिवाइडेड बाय 102 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 82,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 102, तो 16
123.52 आया, तो हम इसको 1624 1624 लिख दिया हमने। तो ये भी हम यहां पर लिख देंगे। तो टोटल रेम्यूनरेशन कितना हो गया? 2824। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इसमें से ये सब घटाने के बाद जो पेमेंट होगा वो दे देंगे। तो 95,000 माइनस 1000 माइनस 2824 माइनस 10,000, तो 81,176, 81,176। तो ये है टोटल। अच्छा, यहां पे कंपनी नेम जो है वो हम लिख देंगे। वो हमारा कंपनी नेम दिया हुआ है खाकी बाबा प्राइवेट लिमिटेड। तो ये है आपका सॉल्यूशन, खाकी बाबा प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया, उसके नीचे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिख दिया है, और फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड आपको दिखा दिया है। इसमें डेट डालना होता है जरूरी कि जिस दिन से लिक्विडेशन प्रारंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो 1 अप्रैल 2014 हो जाएगा लिक्विडेशन का स्टार्टिंग डेट, ठीक है। उसके बाद हमने एसेट्स लायबिलिटी दिखा दी है, लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन निकाल दिया और दोनों तरफ हमारा मिल गया है। तो अगर आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताए हैं उसमें किसी में भी कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।